आज के क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स के वैसे प्रश्नों को देखेंगे जो पिछले किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले दिनों में भी ये प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। इस क्वेश्चन के साथ साथ में हम लोगों ने इसको पूरी डिटेल एक्सप्लेन के साथ कवर करेंगे। मेन क्वेश्चन तो एक ही होगा, लेकिन जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो उससे छोटे छोटे एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत बनेगा, उसको पूरे डिटेल के साथ हम लोग बताएंगे। तो इस क्लास को शुरू करते हैं, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, भारत में सर्वाधिक बजट प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया? बजट की बात किया जा रहा है। भारत में बजट प्रस्तुत सर्वाधिक बजट किसने प्रस्तुत किया है? सबसे अधिक बार जो बजट प्रस्तुत किया है वो किया है मोरारजी देसाई ने। किसने किया, ध्यान रखिएगा, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने सर्वाधिक बजट प्रस्तुत किया। कितनी बार? 10 बार। भारत में अभी तक सर्वाधिक बजट किसने प्रस्तुत किया है? मोरारजी देसाई ने। कितनी बार? 10 बार। अगर मोरारजी देसाई के बारे में हम लोग बात करें, मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन? मोरारजी देसाई। कब बने थे ये भी ध्यान रख लीजिएगा, 1977 में। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई कब बने थे? 1977 में बने थे। और मोरारजी देसाई भारत में सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है, ठीक है। उसी में अगर हम लोग बात करें, भारत में बजट प्रस्तुत सर्वप्रथम जो किया गया था 1860 में किया गया था, लॉर्ड कैनिंग के समय में। किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग के समय में सर्वप्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था। और ये बजट किसने प्रस्तुत किया था? जॉन विल्सन ने किया था, 7 अप्रैल 1860 को। भारत में पहली बार बजट का प्रस्तुत हुआ था 7 अप्रैल 1860 को। किसके द्वारा? जॉन विल्सन के द्वारा। किन के शासनकाल में? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, ठीक है। अगर हम लोग बात कर ले स्वतंत्र भारत का पहला बजट, 26 नवंबर 1947 को आर.के. शनमुखम सेठी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर को 1947 को आर.के. शनमुखम सेठी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगर गणतंत्र भारत की बात करें, गणतंत्र भारत में यानी 1950 के बाद गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई के द्वारा किया गया था। जॉन मथाई के द्वारा कब? 1950 में। गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई के द्वारा 1950 के अंदर, है ना। अगर हम लोग बात कर लेते बजट, ये बजट जो है, बजट भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? बजट का प्रावधान, बजट जो है ये बजट भारतीय संविधान में कहीं नहीं है। बजट शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं है। इस बजट के स्थान पे है वार्षिक वित्त विवरण। ध्यान रखिएगा, वार्षिक वित्त विवरण है, वार्षिक वित्त विवरण। और ये वार्षिक वित्त विवरण जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 112 के अंदर, ध्यान रखिएगा, संविधान के अंदर बजट का प्रावधान कहीं भी नहीं है। इस बजट के स्थान पे क्या है? वार्षिक वित्त विवरण। इसके स्थान पे क्या है? वार्षिक वित्त विवरण, अनुच्छेद नंबर 112। किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद नंबर 112 के अंदर वार्षिक वित्त विवरण है। अगर बात कर ले भारत का वार्षिक वित्तीय वर्ष है, ध्यान रखिएगा, भारत का वित्तीय वर्ष ये कब से कब तक माना जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च ये भारत का वित्तीय वर्ष है ना। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत का पहला बैंक जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया। भारत का पहला बैंक जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। और ये आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। भारत का पहला बैंक जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया था वो आरबीआई है। कब राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1 जनवरी 1949 को। अगर हम लोग आरबीआई की बात करें तो आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किया गया था। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का जब स्थापना किया गया था, इस समय इसका हेडक्वार्टर कहां पर था? कोलकाता में। कहां पर हेडक्वार्टर था? कोलकाता। और 1937 ईस्वी में, कब? 1937 में कोलकाता से इसका हेडक्वार्टर चेंज करके कहां ले आया? मुंबई। इस तरह से ध्यान रखिएगा, वर्तमान समय में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई के अंदर है। अगर आरबीआई की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके पहले गवर्नर कौन थे? पहले गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर जो थे वो ओसबोर्न स्मिथ थे। पहले गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ।
ओसबोर्न स्मिथ है। आरबीआई के पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ है। और पहले भारतीय गवर्नर जो थे वो सीडी देशमुख थे। सीडी देशमुख। वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है? वर्तमान समय में गवर्नर, और ये 25वें गवर्नर है, ये शक्तिकांत दास है। ध्यान रखिएगा, वर्तमान समय में शक्तिकांत दास। वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। आरबीआई का जब स्थापना हुआ था किस समिति के सिफारिश पे? तो ध्यान रखिएगा, यंग हिल्टन समिति। और इसी का दूसरा नाम है शाही आयोग। क्या नाम है दूसरा? शाही आयोग। इसी का दूसरा नाम क्या है? शाही आयोग। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का ये केंद्रीय बैंक है। इसी बैंक को भारत का केंद्रीय बैंक के साथ साथ में बैंकों का बैंक भी कहते हैं। बैंकों का बैंकर के रूप में कौन कार्य करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। भारत का पहला बैंक जिसका की राष्ट्रीयकरण हुआ वो कौन सा बैंक है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी के बाद ध्यान रखिएगा 1969 में, कब? 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ध्यान रखिएगा, भारत का पहला बैंक जिसका राष्ट्रीयकरण हुआ वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 जनवरी 1949 को। साथ में ध्यान रखिएगा 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 में, और 1980 में 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा शुल्क किस प्रकार का कर है? सीमा शुल्क किस प्रकार का टैक्स का उदाहरण है? तो ध्यान रखिएगा, सीमा शुल्क जो है ये अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण। अप्रत्यक्ष कर। सीमा शुल्क किस प्रकार का कर का उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण। अगर हम लोग बात कर लें प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, देखिए प्रत्यक्ष कर में क्या होता है कि सरकार को डायरेक्ट हम टैक्स देते हैं। सरकार को डायरेक्ट टैक्स कर देंगे तो उसको क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष कर। जब सरकार को डायरेक्ट नहीं देंगे, किसी के माध्यम से देंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अप्रत्यक्ष कर। आप लोग एक शॉर्ट ट्रिक याद रख सकते हैं, अनि सम उपभू। क्या याद रख सकते हैं? अनि सम उपभू। देखिए ये ओ से हो जाएगा आयकर, ये क्या हो जाएगा? आयकर। नी से हो जाएगा निगम कर, नी से क्या होगा? निगम कर। सम से हो जाएगा संपत्ति कर, सम से हो जाएगा संपत्ति कर। उप से हो जाएगा उपहार कर, उप से क्या हो जाएगा? उपहार कर। और ये भू से हो जाएगा भूमि कर, ये भू से क्या हो जाएगा? भूमि कर। ये सभी जो कर है ध्यान रखिएगा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ये सभी किस प्रकार के कर का उदाहरण है? डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। प्रत्यक्ष कर के उदाहरण के लिए आप लोग क्या याद रख सकते हैं? अनि सम उपभू। ओ से हो जाएगा आयकर, नी से हो जाएगा निगम कर, सम से हो जाएगा संपत्ति कर, उप से हो जाएगा उपहार कर, भू से हो जाएगा भूमि कर। ये सभी टैक्स जो है किस प्रकार का टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है, यानी प्रत्यक्ष कर। और इसको अगर हम लोग छोड़ देंगे तो जो टैक्स बचा तो वो किस प्रकार का टैक्स हो जाएगा? अप्रत्यक्ष कर। एक क्वेश्चन यहीं पर और ध्यान रखिएगा, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये भी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी किस प्रकार का कर है? इनडायरेक्ट टैक्स है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन और भी है। देखिए क्वेश्चन जो दिया गया है, इनमें से द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है। इनमें से द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है। इनमें से कौन सा है जो द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है? तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये जो क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। इसमें सबसे पहले ये जान लेते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंदर क्या आएगा, द्वितीयक क्षेत्र के अंदर क्या आएगा और तृतीयक क्षेत्र के अंदर क्या आएगा। सबसे पहले जानते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंदर क्या आता है। प्राइमरी सेक्टर में जो आएगा तो ध्यान रखिएगा जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन में जैसे मान लीजिए कृषि, कच्चे सामान की उपलब्धता, मत्स्य पालन, वानिकी, ये सभी चीज जो है किसके अंदर आएगा? प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। क्या क्या? कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, मछली पालन, ये सारा चीज आएगा प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। द्वितीयक क्षेत्र की बात करें तो द्वितीयक क्षेत्र के अंदर जो आएगा उद्योग आएगा, निर्माण आएगा, विनिर्माण आएगा,
गैस आपूर्ति आएगा। ये सभी चीज किसके अंदर आता है? द्वितीयक क्षेत्र के अंदर। देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा, निर्माण और विनिर्माण में क्या अंतर है। निर्माण होता है कि अगर किसी चीजों का हम लोग भवन का निर्माण करते हैं, भवन अगर बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्शन का जितना भी काम आएगा वो सभी निर्माण के अंदर आता है, और मैन्युफैक्चरिंग का जितना सारा काम आता है वो विनिर्माण के अंदर आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। निर्माण आएगा कि एक प्रकार से कि भवन का निर्माण करना, स्कूल का निर्माण करना, सड़क का निर्माण करना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये निर्माण हुआ। अब मैन्युफैक्चरिंग यानी कि किसी नमक का फैक्ट्री खोल देना, कॉफी का फैक्ट्री खोल देना, ये सारा क्या हुआ? विनिर्माण के अंदर आएगा। तो ध्यान रखिएगा, द्वितीय क्षेत्र के अंदर आता है उद्योग, जिसके अंदर की निर्माण आएगा, विनिर्माण आएगा, गैस आपूर्ति आएगा, ये सभी द्वितीय क्षेत्र के अंदर आता है। और तृतीय क्षेत्र के अंदर जो आता है, ध्यान रखिएगा, तृतीय क्षेत्र के अंदर सेवा, किसी भी प्रकार का सेवा, चाहे आप संचार से सेवा कर दीजिए, चाहे आप परिवहन से सेवा कर दीजिए, चाहे आप बीमा कर दीजिए, चाहे आप बैंकिंग कर दीजिए, सेवा क्षेत्र जो है वो किससे आता है? तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। अब प्रश्न पर आइए, प्रश्न में क्या दिया? इनमें से द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। द्वितीय क्षेत्र से कौन सा संबंधित है? देखिए पहला ऑप्शन है कृषि। कृषि तो आपको हम क्या बताएं? कृषि किससे संबंधित है? कृषि तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। अब देखिए संचार जो है, संचार एक प्रकार का सेवा है, और संचार अगर सेवा है तो ये तृतीय क्षेत्र से संबंधित है, ये भी नहीं होगा। मत्स्य पालन जो है ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। मत्स्य पालन किससे संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विद्युत गैस आपूर्ति, ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। विद्युत गैस आपूर्ति किससे संबंधित है? द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। कृषि प्राथमिक क्षेत्र से, संचार तृतीय क्षेत्र से, मत्स्य पालन ये भी प्राथमिक क्षेत्र से, द्वितीय क्षेत्र से जो संबंधित है वो विद्युत गैस आपूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, भारत में राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास 1867 और 68 में किया था दादा भाई नेरोजी ने। किसने किया था? दादा भाई नेरोजी। ध्यान रखिएगा, दादा भाई नेरोजी ने ही भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रयास किया था। दादा भाई नेरोजी को हम लोग DDLG के नाम से जानते हैं, DDLG। वैसे ये परीक्षा में देखने के लिए नहीं मिलेगा, शॉर्टकट में अगर हम लोग कभी आप दादा भाई नेरोजी का नाम लिखेंगे तो उसके जगह क्या लिखेंगे? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। क्या रखेंगे? DDLG, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इसका मतलब ही हुआ क्या? दादा भाई नेरोजी। DDLG की बात करें, दादा भाई नेरोजी, इसी का एक प्रसिद्ध पुस्तक है, दादा भाई नेरोजी का एक प्रसिद्ध पुस्तक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नेरोजी। बेहद इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये बुक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जानते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जानते हैं? दादा भाई नेरोजी को। दादा भाई नेरोजी को किस नाम से जानते हैं? भारत का वयोवृद्ध। ये भी याद रख लीजिएगा, भारत का वयोवृद्ध किसे कहते हैं? दादा भाई नेरोजी को। इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर हुआ, भारत में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना सर्वप्रथम किसने किया? दादा भाई नेरोजी ने किया, 1867-68 में किया। दादा भाई नेरोजी का एक प्रसिद्ध पुस्तक है ब्रिटिश रूल, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नेरोजी है। दादा भाई नेरोजी को भारत के अंदर ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नेरोजी को जानते हैं, यानी भारत का वयोवृद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन संबंधित था न्यू एजुकेशन पॉलिसी से। न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति की बात करें तो ये नई शिक्षा नीति जो है 26 जुलाई 2000 ईस्वी को लागू हुई थी। कब? 26 जुलाई 2000 ईस्वी को। और नई शिक्षा नीति 26 जुलाई 2020 में, क्षमा कीजिएगा, ये 2020 है। नई शिक्षा नीति कब लागू होती है? 2020 में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये नई शिक्षा नीति 26 जुलाई 2020 को लागू हुई थी। और ये 2020 के पहले शिक्षा में जो चेंजिंग हुआ था, शिक्षा में जो चेंज हुआ था वो पिछले बार कब हुआ था? 1986 में। 1986 के बाद शिक्षा के अंदर जो नया नीति लागू हुआ वो कब हुआ? 2020 के अंदर। कब लागू हुआ था? 26 जुलाई 2020। न्यू
न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति कब आया था? 26 जुलाई 2020 को। और इसमें क्या हुआ? 10+2 को समाप्त किया गया था और 10+2 के स्थान पे 5+3+3+4 लाया गया। 10+2 के स्थान पर क्या लाया गया? 5+3+3+4। किस समिति के सिफारिश पर? तो ध्यान रखिएगा, कस्तूरी रंगन समिति। किस समिति पर इसको, किस समिति के सिफारिश पर? कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पर। और इसमें जो लक्ष्य रखा गया था 2030 ईस्वी तक, 2030 ईस्वी तक 100% बच्चे स्कूल में हों, है ना, 1% बच्चे स्कूल से बाहर नहीं हो, यानी कि 100% बच्चे स्कूल में हो, इसका लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। किस समिति के सिफारिश पर? तो ध्यान रखिएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पर आया, इसी के अंदर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।